हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। मींस किसी कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें रियल लाइफ में डिसीजन लेना हो तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला था सिंपल इफ, दूसरा था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है आपका नेस्टेड इफ एल्स, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। देखो यार, अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे थे। मान लो कि हमें डिसाइड करना है कि मेरे को कॉलेज जाना है, तो आपकी एक कंडीशन, मान लो पहली कंडीशन है कि अगर आज बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, बारिश नहीं होगी तो मैं कॉलेज जाऊंगा, है ना। ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं कंडीशन, जैसे मान लो बारिश होगी, ये कंडीशन ट्रू तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, फॉल्स तो मैं कॉलेज जाऊंगा, ये कंडीशन होगी। ठीक है। अब नेस्टेड का मतलब ये है कि एक कंडीशन से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, नेस्टेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो। मतलब जैसे आपने कहा कि आज बारिश नहीं होगी तो मैं कॉलेज जाऊंगा, बारिश नहीं होगी ये कंडीशन है, ठीक है। बट आप ये चाहते हो कि एक कंडीशन के साथ मैं दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करूं कि बारिश नहीं होगी और बस कॉलेज बस आएगी तब मैं कॉलेज जाऊंगा। तो मतलब आपकी पहली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब आप कॉलेज जाने की सिचुएशन में रहोगे। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब आप कॉलेज नहीं जाने वाले हो। तो दो कंडीशंस हुई, तो मतलब एक कंडीशन पहली तो फिक्स्ड है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, दूसरा बस आनी चाहिए। तो बस आएगी नहीं आएगी दो पॉसिबिलिटी, बारिश होगी नहीं होगी दो पॉसिबिलिटी। बारिश नहीं होगी तब क्या करोगे, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो ये इन सारी सिचुएशन से डील करने के लिए हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन में डील करने के लिए कॉन्सेप्ट आया है नेस्टेड इफ एल्स, जहाँ हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करने वाले हैं और इनर कंडीशन आउटर कंडीशन पर डिपेंड्स होगी। मतलब एक कंडीशन या फिर जैसे मान लो एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन में ट्रू होनी चाहिए, कुछ ऐसा सिचुएशन आने वाला है। तो मैं पहले इसका सिंटेक्स लिख रहा हूँ। सिंटेक्स लिखने के बाद जब मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा तो आपको डेफिनेटली चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो मैंने लिखा इफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंडीशन 1, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सपोज दैट ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर एक और कंडीशन, इफ कंडीशन 2, इसका बॉडी ब्लॉक, तो ये ब्लॉक 1 मान लो। तो एक बात बताओ, इस ब्लॉक तो हमेशा हम ये कहते हैं कि अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या मैं दूसरी कंडीशन चेक करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी मैं दूसरी कंडीशन ट्रू करूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ ब्लॉक 1 is executed if the condition 1 and condition 2 are true। जैसे ध्यान से देखो, मतलब ये बॉडी ब्लॉक हो गया, ये इफ ब्लॉक हो गया। मेरी बात ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि पहली कंडीशन ट्रू हुई, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एक बात बताओ, ये हर एक इफ का एक एल्स होता फॉलोड बाय, तो मैं इसका एल्स लगाया मैंने, मान लो एल्स ब्लॉक 2, तो ब्लॉक 2 इज एग्जीक्यूटेड if the condition is, if the condition 1 is true and condition 2 is false। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं इस बॉडी ब्लॉक के, मतलब इफ़ के बॉडी ब्लॉक में जाऊंगा, एक और कंडीशन मिल गई, ये ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर मान लो ये ट्रू नहीं हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये वाला जो इफ़ है, आउटर इफ़ है, इसका भी तो एल्स पार्ट होगा कहीं हमें। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसका भी एल्स पार्ट होगा, तो मैं इसका भी एल्स पार्ट लिख रहा हूँ। तो एल्स क्या, ये आपका ब्लॉक 3 है। देखो ये ध्यान रखो, जो एल्स पार्ट हुआ इस एल्स के में भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो अभी मैं सिर्फ सिंटैक्टिकली पर्पस के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ब्लॉक 3 इज एग्जीक्यूटेड if the condition 1 is false। कंडीशन 1 is false, मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो
नेस्टेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं है। देखो 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 देखो, मान लो कि ये कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मैंने हमेशा समझाया गया कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, अभी आप सिंपल एक पढ़ के आ रहे हो, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके जो फॉलोड बाई वाला ब्लॉक होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर यही कंडीशन, पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तब आपका ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक पहले सिचुएशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मेरी बात ध्यान से समझो, तो मैं क्या कहूँ, इसके अंदर एक और कंडीशन ट्रू करूँगा तो ये भी ट्रू हो सकती है। अगर ट्रू होगी तो इतना पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। बात समझ में आ रहा है? ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, तो कुछ ये सिचुएशन नेस्टेड, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन नेस्टेड, एक मतलब ये वाली कंडीशन इस पे बेसिस पे ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन 1 मान लो ट्रू हो गई या फिर फॉल्स हो गई, फॉल्स होने के बाद मैं एल्स पार्ट में गया तो एल्स पार्ट में एक और कंडीशन मिल जाए, यहाँ मैंने कंडीशन लिखी, यहाँ भी एक पार्ट हो जाए, उसका भी एल्स पार्ट होगा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। मैं एक बहुत शानदार से एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जिससे आप लोगों की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर्स। आपको बात समझ में आ गई? देखो, मतलब ये है कि कोई 3 नंबर्स आपको यूज़र से इनपुट कराने और उन 3 नंबर्स में से आपको ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो एक बात दो, मान लो आपने 3 नंबर इनपुट करा है ए बी सी, इनमें से अगर आपको ग्रेटर चेक करना है तो क्या लगेगा? ग्रेटर चेक करना है तो कैसे करोगे? एक नॉर्मल वे की टेक्निक क्या होगी, पहले चेक करोगे क्या ए बी से ग्रेटर है, इनमें से जो ग्रेटर होगा उसको सी से कंपैरिजन कर दोगे तो आपका ग्रेटर निकल जाएगा। मतलब ए से अगर ए और बी में ए ग्रेटर, तो ए को सी से कंपैरिजन कर दो तो जो ग्रेटर होगा वो फाइंड आउट करेगा। ए और बी में अगर बी ग्रेटर होगा तो बी और सी में निकालो। इस तरीके से आप लोग अप्रोच को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करता हूँ, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो? सबसे पहले आप लोग हेडर फाइल्स लिखना अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लोग लिखते हो वॉइड मेन, ठीक। एक बात बताओ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को सबसे पहले यूज़र से 3 नंबर्स इनपुट कराने, क्योंकि 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है ना। तो एक बात बताओ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, कितने वेरिएबल्स लूँगा? 3 वेरिएबल्स के लूँगा, क्योंकि मुझे यूज़र से 3 वैल्यूज़ रिसीव करनी है इन अ मेमोरी, है ना। तो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इतना टास्क हो गया। अब देखो, प्रिंटफ मैंने लिखा एंटर एनी 3 नंबर्स, फाइन। उसके बाद क्या होगा, इन तीनों की वैल्यू यूज़र से इनपुट कराओगे किस फंक्शन की हेल्प से? स्कैनफ। हाउ मेनी टाइम परसेंटाइल 3 टाइम्स परसेंटाइल फॉर व्हाट? क्योंकि 3 नंबर्स हम लोग यूज़र से रिसीव कर रहे हैं। पहला कहाँ स्टोर होगा? मान लो इन तीनों नंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी ए बी और सी। ए बी सी ब्लैंक मेमोरी इज अलोकेटेड व्हेन, जब आपकी क्या होता है, जब आपका डिक्लेरेशन होता है। तो इसका मान लो एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस मान लो 300 है, इसका एड्रेस मान लो 400 है। M% A, M% B, M% C। इतनी बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट, अच्छा एक बात हो, तीनों नंबर इनपुट हो गए, तो अब आपको क्या करना रहेगा ज़रा बताइए। अब आपको इफ एल्स का यूज़ करके ये फाइंड आउट करना है कि हु इज़ ग्रेटर। मान लो कि आपने नंबर्स जो इनपुट किया, एंटर द 3 नंबर्स, आपने इनपुट किया 4 5 और 6, साफ दिख रहा है कि बी इज़ ग्रेटर, बट कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो मैं यहाँ टॉप से लिखूँगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम रहेगा, तो आप लोग फोकस करो। फाइन, मैं थोड़ा छोटा लिखूँगा क्योंकि पूरा आ जाए। देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा इफ कंडीशन। सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे? मैंने अभी बताया कि आप सबसे पहले चेक करोगे क्या ए बी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके इनर कंडीशन में मैं किसको चेक करूँगा? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी और नॉट, एम आर राइट। अगर ए बी से भी बड़ा हो गया, ये कंडीशन भी ट्रू, ए सी से भी बड़ा हो गया, तब क्या? हु इज़ ग्रेटर? ए इज़ ग्रेटर। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी
या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो परसेंटाइल डी इज़ ग्रेटर, परसेंटाइल डी इज़ ग्रेटर, और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराओ ए की। तो इसका मतलब जैसे मान लो अभी मैं पूरा प्रोग्राम सॉल्व करूँगा। अच्छा एक बात और, मैं एक और सिचुएशन पूछ रहा हूँ, इसका एल्स पार्ट होगा, हर एक इफ का एल्स पार्ट होने वाला है। अब मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए बी से बड़ा हो गया, ए और सी में अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हु इज़ ग्रेटर, सी इज़ ग्रेटर। भाई ए बड़ा था तो ये प्रिंट हो जाएगा, बट इसका वरना एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं क्या लिखूंगा एल्स पार्ट में, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज़ ग्रेटर, इज़ ग्रेटर। किसको प्रिंट कराऊंगा, सी को। जो भी सी की वैल्यू हुआ यहाँ आ जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी और लिख के आ जाएगी। जैसे मान लो सी की वैल्यू है 6, तो 6 इज़ ग्रेटर, ठीक है। इतना पार्ट शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, हो सकता है ये तो दो पॉसिबिलिटी होगी, मैंने ये बताया, ये दो पॉसिबिलिटी जब आएंगी जब ए बी से ग्रेटर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो हु इज़ ग्रेटर बिटवीन ए एंड बी, बी इज़ ग्रेटर। इसका मतलब इसका भी एल्स पार्ट होगा। अगर इसका भी एल्स पार्ट होगा तो एक मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर B इज़ ग्रेटर तो B को देन किससे कंपेयर करोगे? मान लो A और B में B ग्रेटर आता तो B को देन C से कंपेयर करोगे, जो आपने ऊपर करा। तो अभी एक बात बताओ, इस वाले पोर्शन में मैं अगेन एक कंडीशन लिखूंगा। देखो यार, पहली बात ध्यान दो, इस ब्लॉक में मैं नीचे वाले ब्लॉक में जब ही जाऊँगा जब ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स का मतलब B इज़ ग्रेटर यहीं से डिसाइडेड। अब मैं किसको चेक करने वाला हूँ? अब मैं B को चेक करने वाला हूँ। किससे चेक करूँगा? C से कंपेयर करूँगा। अगर ए और बी में बी ग्रेटर, बी और सी में अगर ये कंडीशन ट्रू की तो हु इज ग्रेटर? बी इज ग्रेटर। परसेंटाइल एफ किसे प्रिंट कर रहा हूं? परसेंटाइल डी इज ग्रेटर। बात समझ में आ रही है? तो मैं किसको प्रिंट कराऊंगा? बी को प्रिंट कराऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगेन अगर बी और सी में ये कंडीशन फॉल्स आ गई तो हु इज़ ग्रेटर? अगेन एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, प्रिंट एफ सी इज़ ग्रेटर, परसेंटाइल डी इज़ ग्रेटर, और आप लिखोगे सी इज़ ग्रेटर, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स, वो क्लोज और ये वाला क्लोज, देन आप लोग लिखोगे उसके बाद गेट सी एच, उसके बाद आपका मेन क्लोज, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, हाँ जी, अभी आप लोगों को पूरा प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखें। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। मान लो आपने वैल्यू ए बी सी की डाली 4 5 6, तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक होगी? ए और बी में कंपैरिजन चेक होगा। शांति से देखो, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 5, 4 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब ये जो पहला फॉलोड बाय ब्लॉक है इतना एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देख लो, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, तो ये नेस्टेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा? ऑब्वियस ही बात है बन रहा है। तो देखो फिर चेक करोगे, क्या बी सी से बड़ा है? 5 इज़ ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन भी फॉल्स, तो इसका भी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो लिख के आएगा परसेंटाइल डी इज़ ग्रेटर सी, सी क्या है 6, तो लिख के आएगा 6 इज़ ग्रेटर। बात समझ में आ गई? अगर मान लो ये होता है 7, ठीक, तो देखो ए की वैल्यू 4 इज़ ग्रेटर देन 7, कंडीशन इज फॉल्स, अगेन इस वाले ब्लॉक में जाता। एल्स पाथ में था बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी क्या है 7 इज़ ग्रेटर देन सी, कंडीशन इज ट्रू, तो लिख के आता बी की वैल्यू 7 इज़ ग्रेटर। बात समझ में आ रही है? मान लो यहाँ लिखा होता 40, तो 40 इज़ ग्रेटर देन 7, कंडीशन इज ट्रू, ए कंडीशन ट्रू, अंदर गए फिर लिख के आता 7 ए मतलब 40 का कंपैरिजन होता सी से, 40 इज़ ग्रेटर देन सी, तो लिख के आता आपका 40 इज़ ग्रेटर। सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल अप्रोच टुवर्ड्स नेस्टेड काइंड ऑफ थिंग। मैं एक प्रॉब्लम इसकी और लेने वाला हूँ, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।